नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी बातचीत का निचोड़ निकालने वाले हैं। बिल गेट्स के साथ हुई एक काफ़ी लंबी इंटरव्यू से हम कुछ ऐसे इंसाइट्स निकालेंगे जो सच में दिमाग खोल देने वाले हैं। हम ग्लोबल ट्रेंड से लेकर उनके दिमाग के अंदर चलने वाली बातों का सफ़र तय करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का खाका कुछ इस तरह है। पहला, भारत एक इनोवेशन हब के रूप में। दूसरा, दौलत को लेकर उनका दर्शन। तीसरा, एआई और भविष्य। चौथा, ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस का समाधान। और आखिर में सीधे बिल गेट्स के दिमाग के अंदर का एक डीप डाइव। तो बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, भारत एज अ ग्लोबल टैलेंट कैपिटल। अब यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आता है, आखिर भारत अचानक से दुनिया की ग्लोबल टैलेंट कैपिटल क्यों बन रहा है? ये जो ग्लोबल टेक लीडरशिप में हमारा इतना बड़ा इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है, इसके पीछे आखिर चल क्या रहा है? इस बदलाव के पीछे 4 बहुत ही क्लियर रीजंस हैं। पहला, दुनिया के करीब 20% आबादी यहाँ बसती है। दूसरा, इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर पर हमारा हमेशा से एक स्पेशल फोकस रहा है। तीसरा, आईआईटीज जैसे वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी सिस्टम्स। और चौथा, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट स्किल्स का एक जादुई कॉम्बिनेशन। अगर हम सत्या नडेला या सुंदर पिचाई जैसे लीडर्स को देखें तो वो इस कॉम्बो के एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। और अभी जो नया ट्रेंड आ रहा है ना, वो सच में कमाल का है। एक वक्त था जब माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां यहां आती थी और हमारे टॉप दिमागों को हायर करके बाहर ले जाती थी। पर अब पूरा इकोसिस्टम शिफ्ट हो चुका है। अब हम सिर्फ टैलेंट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहीं लोकल लेवल पर नए आविष्कार कर रहे हैं। चाहे वो कटिंग एज वैक्सीन्स बनाना हो, एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन लाना हो, या हेल्थ केयर के लिए लोकली एआई डेवलप करना हो, हम यहीं से ग्लोबल सॉल्यूशंस तैयार कर रहे हैं। चलिए, अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, संपत्ति यानी दौलत का दर्शन, जो खानदानी विरासत से थोड़ा अलग है। ये आंकड़ा थोड़ा हैरान कर देने वाला है। सिर्फ 1%। एक ट्रेडिशनल सोच और एक ग्लोबल टेक लीडर की सोच में क्या अंतर होता है, वो इससे साफ पता चलता है। बिल गेट्स के बच्चों को उनकी टोटल दौलत का 1% से भी कम हिस्सा विरासत में मिलेगा। अगर हम इन दोनों माइंडसेट्स को आमने सामने रखें तो फर्क बिल्कुल क्लियरली दिखता है। एक तरफ है टेक सेक्टर की फिलांथ्रपी, जहां लोग अपनी बेस कैपिटल को अग्रेसिवली जरूरतमंद लोगों में बांट देते हैं, और दूसरी तरफ है ट्रेडिशनल डायनास्टिक वेल्थ, जहां वही मूल पूंजी पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों को मिलती है और कमाई का बस एक छोटा सा हिस्सा दान होता है। यहां सोच एकदम क्लियर है। बच्चों के ऊपर असीमित दौलत देने के बजाय उन्हें अपनी खुद की सफलता हासिल करने का चांस दिया जाए। अब आते हैं तीसरे और सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक पर, एआई और हमारा आने वाला कल। एक चीज जो हमें नोटिस करनी चाहिए वो ये कि आने वाली टेक क्रांति को पहचानने की इनकी आदत बहुत पुरानी है। 13 साल की उम्र में प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर में घुसे रहना, 1990 के दशक में डिजिटल इंटरनेट रेवोल्यूशन की बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी करना, और आज इस डेकेड में एआई को वही इंपॉर्टेंस देना जो उन्होंने अर्ली कंप्यूटिंग डेज को दी थी। ये वाकई ध्यान देने वाली बात है। लेकिन आज का एआई लैंडस्केप शुरुआती पीसी रेवोल्यूशन के दिनों से बिल्कुल अलग है। आज का मार्केट बड़ी कंपनियों के मैसिव इन्वेस्टमेंट से भरा पड़ा है। इस वजह से आज के नए स्टार्टअप्स के लिए इन टेक जायंट्स के बीच से निकलकर आगे आना पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। खतरों की इस ग्लोबल रैंकिंग पर अगर गौर किया जाए तो एक सच में आंखें खोलने वाली बात सामने आती है। एआई को ठीक से ना ढाल पाना दुनिया के सबसे बड़े खतरों के लिस्ट में नंबर 1 पर है। इसे अगला पैंडेमिक, परमाणु युद्ध और यहां तक कि क्लाइमेट चेंज से भी ऊपर रखा गया है। यह बिल्कुल क्लियर करता है कि अलाइंड एआई से निपटना कितना जरूरी है। चौथे हिस्से की तरफ चलते हैं, जहां बात होती है ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस को सॉल्व करने और बीमारियों को जड़ से मिटाने की। एक बार इस विचार पर गौर कीजिए। मैं चाहता हूं लोग पोलियो शब्द को सुने और सोचें, वो क्या था? ये कोई छोटी बात नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे आज हमें ध्यान भी नहीं कि कंजम्पशन नाम की कोई बीमारी हुआ करती थी, जो असल में टीबी का पुराना नाम था। यही उम्मीद है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए पोलियो का नाम और निशान पूरी तरह मिट जाएगा। और इस दिशा में सबसे प्रेरणादायक है ये आंकड़ा, 5 साल। ये वो एग्रेसिव टाइमलाइन है जिसके अंदर पोलियो को पूरी तरह से एलिमिनेट करने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर मानव जाति ऐसा कर लेती है तो स्मॉल पॉक्स के बाद हिस्ट्री में पूरी तरह से इरेडिकेट होने वाली ये सिर्फ दूसरी बीमारी होगी। पर उन समस्याओं का क्या, जिन्हें सॉल्व करना लगभग इम्पॉसिबल माना जाता है, जैसे मोटापा या बचपन का कुपोषण? यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच सामने आती है। जैसे ओबेसिटी के लिए
ऑफ पेटेंट GLP-1 दवाइयों का इस्तेमाल करना और कुपोषण के लिए डीप साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देना। ऐसा इसलिए क्योंकि हिस्ट्री बताती है कि मिलियंस लोगों की आदत या उनका बिहेवियर बदलना सबसे मुश्किल काम है। इसलिए प्रैक्टिकली इन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए एडवांस साइंटिफिक सॉल्यूशंस पर निर्भरता होती है। और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे ज्यादा पर्सनल हिस्से पर, सीधे बिल गेट्स के दिमाग के अंदर, द मैनियाक एंड द स्टूडेंट। दिमाग को पढ़ने की कोशिश करें तो सबसे पहले एक पब्लिक मिसअंडरस्टैंडिंग पर ध्यान देना जरूरी है। आमतौर पर हम लोग ये मान लेते हैं कि किसी बिलियनियर के वैल्यूज हमसे बहुत अलग होंगे या उनके परोपकार के पीछे जरूर कोई खुफिया हिडन एजेंडा होगा। लोग अक्सर सच्ची नियत और फाउंडेशन के काम के पीछे भी नेगेटिव रीजंस ढूंढने लगते हैं। ये सच में मिथ्स और रियलिटी के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। एक और पॉइंट जो इस पूरे पर्सोना को थोड़ा ह्यूमनाइज करता है, हम सोचते हैं कि विजनरी लोग हमेशा परफेक्ट होते हैं, लेकिन मोबाइल फोन ऑपरेटिंग सिस्टम की उस मैसिव वेव को मिस कर देना और एंड्रॉयड को वो पूरा मार्केट दे देना, ये एक बहुत बड़ी गलती मानी जाती है, जिसे उन्होंने पब्लिकली स्वीकार भी किया है। ये दर्शाता है कि चूक किसी से भी हो सकती है। चलिए अब देखते हैं कि माइंड इवॉल्व कैसे होता है। एक तरफ 25 साल का दिमाग है जिसका फोकस एकदम नैरो था, एड्रेनलिन से भरा हुआ, लगातार 72 घंटे काम करने वाला, जिसने खुद को एक मैनियाक कहा। और दूसरी तरफ 70 साल का दिमाग है जो आज अपने एक्सपीरियंस और विजडम को वैल्यू करता है, जिसे अपनी मेमोरी या एबिलिटीज खोने का डर रहता है और इसलिए वो हमेशा एक लगातार सीखने वाले स्टूडेंट की तरह बिहेव करता है। अगर एक हाइपोथेटिकल डिनर पर गेस्ट्स बुलाने की बात आए तो उनकी इस लिस्ट को देखिए। श्रीनिवास रामानुजन, एक ऐसे मैथमेटिशियन जिनकी जीनियस आज तक लोगों के लिए हैरानी बनी हुई है। नरेंद्र मोदी, जो 2047 का एक मैसिव लॉन्ग टर्म विजन लेकर चल रहे हैं। और राजभान, जो एक पायनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी साइंटिस्ट हैं। ये लिस्ट ही अपने आप में प्रूफ है कि एक विजनरी दिमाग एक्चुअल में मैथमेटिक्स, लॉन्ग टर्म सोच और साइंटिफिक ब्रेकथ्रूज को कितनी इज्जत देता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का और उनकी सक्सेस का सबसे बड़ा मूल मंत्र इस एक सेंटेंस में छुपा है। वो व्यवहार जिसने मेरी सबसे ज्यादा मदद की है वो है हमेशा एक विद्यार्थी बने रहना, यानी लगातार सीखने की आदत। यही वो क्यूरियोसिटी है जो दिमाग को हमेशा जिंदा और तेज रखती है। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। अगर अभूतपूर्व सफलता की आखिरी चाबी सच में हमेशा एक स्टूडेंट बने रहना ही है, तो आपके हिसाब से आज वो कौन सा नया और कॉम्प्लेक्स विषय है जिसे हमें अगला सीखना चाहिए? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज की इस डीप डाइव चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।